इंडिया पोस्ट की ओर से जीडीएस की वैकेंसीज निकल चुकी है। टोटल 44,228 पोस्ट के लिए हायरिंग की जा रही है ऑल ओवर इंडिया से। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अप्लाई करना होगा अपनी स्टेट से, या तो फिर आप जिस भी होम टाउन से बिलोंग करते हो वहाँ से। क्योंकि इसमें क्या होने वाला है, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप तमिलनाडु से अप्लाई करो तो आपको तमिल आनी चाहिए। आप अगर महाराष्ट्र से अप्लाई करो तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। ग्रामीण डाक सेवा ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है इसी मंथ से। चाहे तो वीडियो खत्म होते ही अप्लाई कर देना, और 5 अगस्त तक इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन रहने वाली है। और जो भी इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होगा उसको इसी साल जॉब मिलने वाली है, यानी कि इस साल के एंड तक, दिसंबर मंथ तक आपके हाथ में ये जॉब होगी। तो टोटल किन स्टेट्स में कितनी वैकेंसीज है और कब कहाँ कैसे अप्लाई करना है, क्या रहने वाली है लास्ट डेट, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है अप्लाई करने के टाइम पे और फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे, सभी चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी यावा के पढ़ते क्या लिखा है नोटिफिकेशन में और बताते आपको। तो सबसे पहले तो इस जॉब का जो सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट है वो ये है कि आपको यहाँ पे केवल और केवल 4 घंटे काम करना होगा। मगर इन केस आपको जॉब लग जाती है तो आपको 4 घंटे काम करना होगा। टोटल 8 आवर्स अलाउड होते हैं, लेकिन इसमें आपको 4 घंटे देने हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा 4 घंटा देना चाहते हो तो उसके आपको अलग से इंसेंटिव्स मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवास, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। पोस्ट मास्टर तो आपको पता ही होंगे, तो ये वही जॉब है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 15 तारीख से, मतलब आज तारीख है 17, हम 2 दिन लेट हो चुके हैं, तो आज से आप अप्लाई कर सकते हो। और डेडलाइन जो रहने वाली है वो है 5 अगस्त तक की, मतलब टोटल हमारे पास 20 दिन है इसमें अप्लाई करने के लिए। और अगर इन केस कुछ छूट जाता है, कुछ आपने रॉन्ग डिटेल भर दिया जो आपको बाद में पता चलता है, तो एडिट करेक्शन की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक। 2 ही दिन मिलेंगे आपको वो फिल करने के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टेट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी। आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश में देख सकते हो आप, लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज तेलुगु है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आई है 1355 की। और अगर मैं बात कर लूँ महाराष्ट्र की 17 नंबर पे, तो कोंकणी और मराठी दोनों में से जो भी लैंग्वेज आपको आती होगी उसके लिए जनरल कैटेगरी में है 47 वैकेंसीज़ और टोटल है 87। सबसे ज़्यादा किन स्टेट्स में वैकेंसीज आपको नज़र आ रही होगी, एक तो बिहार में जहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 1067 1067 वैकेंसीज निकल कर आई है। और दूसरी अगर आप देख सकते हो तो ये आपको मिलेगी तमिलनाडु साइड में, पर यहाँ पे आपको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए। 1794 की वैकेंसीज है सिर्फ जनरल कैटेगरी में। नॉर्मल क्या होता है, जनरल कैटेगरी में ज़्यादा वैकेंसीज आती नहीं है, लेकिन इस केस में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी में भी अच्छी खासी वैकेंसीज निकल कर आई है। आप चाहे तो मैं थोड़ा बहुत जूम कर देता हूँ। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो 44,228 के आसपास होती है। जनरल कैटेगरी में 19,862 वैकेंसी ओवरऑल है। वही ओबीसी में देखेंगे तो 8024, एससी एसटी दोनों मिलाएंगे तो लगभग 11,000 है। और ईडब्ल्यूएस में 4,330, पीडब्ल्यूडी ए, पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यू बी सी और डीई में 125। और कौन से स्टेट में सिर्फ 2 वैकेंसीज निकल गई है, आसाम साइड। आसाम में देख सकते हो आप, टोटल जो है ना 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्योंकि 4 सर्कल होंगे वहाँ पे। जो एक सर्कल है वहाँ पे आपको जो दिखेगा वो है आसामीज़, दूसरे में बंगाली, बोडो और इंग्लिश। जो इंग्लिश वाली है उसमें टोटल 2 वैकेंसी है। और वहीं पंजाब में भी आप देखोगे तो 4 सर्कल है। तो ये हमारी स्टेट वाइज वैकेंसीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलो अभी वैकेंसीज़ की तो बात कर ली स्टेट वाइज, अब बात कर लेते हैं कि हमको सैलरी कितनी मिलने वाली है इन केस हम सेलेक्ट हो जाते हो तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस बीपीएम के पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी 12,000 की सैलरी, जो कि 3% से इंक्रीज़ होती जाएगी हर साल। एनुअल इंक्रीज़ आपको जो है 3% मिल जाएगा। और एपीबीएम और डाक सेवक के लिए आपको जो यहाँ पे 10,000 की सैलरी दी जाएगी, जो कि 24,470 तक हो जाएगी।
अभी बात यह है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिर्फ 4 घंटे की सैलरी है 10,000 और 12,000। इनकेस आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसका इंसेंटिव आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपको 10 की जगह 12 मिल जाए और 12 की जगह 15-16 मिल जाए। वो बेस करता है आप कितना एक्स्ट्रा काम कर रहे हो और कितना इंसेंटिव कमा रहे हो। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है इसमें। तो मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स की है, मैक्सिमम 40 साल तक जा सकते हो। मतलब 18 साल का जो बच्चा है जिसने लगभग नॉर्मली ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी वो अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन से भी कम ही हो जाती है 18 साल तक, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। और अब रिलैक्सेशंस की बात कर लें तो SC/ST के लिए जो नॉर्मली रहता है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC कैटेगरी में 3 साल का, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी कि EWS इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली है। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD वालों को 10 साल की छूट है, और डिसेबिलिटीज़ प्लस OBC दोनों में आते तो आपको 13 ईयर्स की छूट है, और डिसेबिलिटी है प्लस या आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 15 साल की जो है वो छूट मिलने वाली है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। तो जो यहाँ पे रखी गई है मिनिमम क्राइटेरिया 10th पास है। जिसने 10th पास की होगी वो अप्लाई कर सकता है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। पहले तो क्राइटेरिया यही है कि आपके पास 10th स्टैंडर्ड का जो है पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट वाइज है, तो जिस भी स्टेट में आपने पढ़ाई की होगी 10th तक, इनके समझो आपने यूपी बिहार में की है तो 10th तक आपने हिंदी लैंग्वेज ज़रूर पढ़ी होगी, या तो फिर दूसरी जो कि अगर आप इनके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपने 10th तक मराठी लैंग्वेज चूज़ की होगी, मराठी भी सब्जेक्ट हुआ होगा आपके पास, तो वो अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेन यही रखी गई है इसमें। और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा? एक तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना हो चलेगा लेकिन नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए। दूसरा, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। और तीसरा जो है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इसका मतलब क्या होता है, जो है डाक विभाग की तरफ से आपको जो है कहीं भी रहने की सुविधा नहीं मिलेगी, वो आपको खुद ही अरेंज करना होगा। तो ये 3 चीज़ तो समझो लगभग जॉब चाहिए तो वो उठानी पड़ेगी। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही 10th पास और लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, वो दोनों होनी चाहिए 10th तक। और ये 3, कंप्यूटर की नॉलेज, साइकिलिंग और रहने खाने की जगह, खुद ही जुगाड़ लगाना है आपको। तो अब बात कर लेते हैं जिन्होंने CGPA में जिनके पास स्कोर है 10th तक का। CBSE वगैरह होंगे तो CGPA में स्कोर होगा, तो जो है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उस केस में कंसिडर करने वाले हैं 9.5। और आपको जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो डालना है वो परसेंटेज नहीं डालना है, खुद से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 9.5 मतलब ये लगभग 95% मान के चलेंगे उसको। अगर 10 ग्रेड पॉइंट है आपके पास, आपको अपना जो है ग्रेड पॉइंट ही डालना है। 10 है तो 10, 9 है तो 9, 7 है तो 7, 6 है तो 6, 5 है तो 5। खुद के हिसाब से खुद का दिमाग नहीं लगाना है, वो ये लोग अपने हिसाब से लगा लेंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। ये एक चीज़ जो है बारीकी से याद रखना और ध्यान से। बात कर लेते हैं कि आपको, चलो अप्लाई तो आपने कर दिया, पैसे कितने देने होंगे। तो फ़ीस जो है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये, और जो भी है एक्सेप्टेड किया गया, मतलब फ़ीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी पैसे नहीं देना है। लड़के हो जन्मजात से आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, 100 रुपये आपको भरने ही पड़ेंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। SC/ST के लिए कोई फ़ीस रखी नहीं गई है। PWD एप्लीकेंट्स और ट्रांस वूमेंट एप्लीकेंट्स के लिए कोई फ़ीस रखी नहीं गई है। तो 100 रुपये ट्राई कर सकते हो। 100 रुपये कोई बड़ी बात तो होती नहीं, मोमोज़ वगैरह खाने में निकल जाते होंगे, तो अप्लाई ज़रूर कर देना। अब क्या रहने वाला है सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो पढ़ लेते हैं। अब सिलेक्शन यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है बेसिस ऑफ जनरेटेड मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनने वाली है? आपके 10th के स्कोर के ऊपर। 10th स्टैंडर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज बोर्ड एग्रीगेटेड टू परसेंटेज टू द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल्स। 4 डेसिमल्स तक, मतलब समझो किसी को 99.0000 मिला और किसी को 99.0001 मिला, तो 0001 वाला ले जाएगा नौकरी। इसलिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये लोग कैलकुलेट करेंगे और 10th के मार्क्स के ऊपर ही आपको जॉब मिलने वाली है। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इट इज़ टू क्लैरिफाई दैट द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट देयर पॉइंट्स और ग्रेड इनटू मार्क्स and are required to mention the grade points only while filling up the online application. The conversion of grade points out to the marks would be carried out by the system before declaration of result for the purpose of arriving at the merit. जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये जो दिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमें खुद से नहीं करना है, ये अपनी मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट करके ही निकालेंगे, हमें सिर्फ ग्रेड पॉइंट ही डालना है। तो जब ये नोटिफिकेशन आप पढ़ो इन केस डिटेल में, तो इस बात का ध्यान रखना। और जो भी लिस्ट, फाइनल लिस्ट लगने का जो भी सेलेक्ट होगा उसको अपने ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है स्टेट की तरफ से। स्टेट के अंदर
और उसके बाद आपका जो होगा फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट आपको मिल जाएगी कि इस डेट पे आपको अपना जो 10th का मार्कशीट है और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले वो सभी आपको आके फिजिकली वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। तो जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ईमेल या नंबर दोगे वो करेक्ट देना, क्योंकि उसी पे आपको सारी डिटेल्स या सिलेक्शन वगैरह सब आने वाला है। तो इस वीडियो करते हैं ये पे ख़त्म। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होने वाली है आपको इसके अप्लाई करने के लिए, और फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।